Hello everyone, in continuous series of NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियर मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी ये तीन टर्म्स को क्लियर किया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, जो मैटर होता है उसका इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद में न्यूक्लियर मैग्नेटिक के बारे में कुछ चर्चा की गई थी। मैंने ये आपको बोला था कि जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, स्पिन करता है, वैसे ही क्या होता है एक न्यूक्लियस भी क्या होता है, स्पिन करता है। न्यूक्लियस भी क्या करता है, स्पिन करता है। और जब न्यूक्लियस क्या होता है अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, रोटेशन देता है, जैसे कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है सपोज से, तो क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होगा तो हमको क्या करना है, इसके डायरेक्शन पे अपने फिंगर्स को रखना है। और जो थंब होगा वो थंब क्या होगा आपका, नॉर्थ होगा, और ये क्या होगा आपका, साउथ होगा। तो जब एक न्यूक्लियस स्पिन करेगा तो वो भी क्या है, एक टाइनी मैग्नेट की तरह कार्य करेगा। इट विल बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट। और टाइनी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ निकालना बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एन और न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस के लिए जो आपका थंब है वो एन होगा। ऐसे मैंने तो याद किया था कि न्यूक्लियस के केस में क्या होगा, आपको फिंगर को क्या रखना है, क्लॉकवाइज रोटेशन में रखना है। जो थंब होगा वो क्या बताएगा, आपका नॉर्थ बताएगा। सो इट इज़ नॉर्थ एंड इट इज़ साउथ। ये मैंने आपको चर्चा की थी, ये बात करी थी। अच्छा, रोटेशन अगर है तो उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। और एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम का बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, आई प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है किसका, एंगुलर मोमेंटम का। जहां पर आई क्या है, आई है आपकी स्पिन क्वांटम नंबर। आई क्या है आपकी, स्पिन क्वांटम नंबर। आई इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम है। अब यहां पर एक बात और होती है, आपका जो रोटेशन है, एंगुलर मोमेंटम तो ठीक है एक प्रकार का, आपका कुछ उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जो रोटेशन है वो रोटेशन कितनी डायरेक्शन में हो सकता है। तो रोटेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जो न्यूक्लियस है वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है। वो ऐसे भी स्पिन कर सकता है, आपकी तरफ भी स्पिन कर सकता है, मेरी तरफ भी स्पिन कर सकता है, इस डायरेक्शन में जहाँ से लाइट आ रही है हम लोगों की वहाँ भी स्पिन कर सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है, जब वो फ्री न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। जब वो फ्री न्यूक्लियस रहेगा, अभी हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी रखेंगे, ठीक है, तब की बात अलग है। तो अभी तो क्या है, वो फ्री है, फ्री डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेशन करेगा। लेकिन जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। कैसे क्या डायरेक्शन फिक्स होगी देखते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जो इसकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2i+1, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ओरिएंटेशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2i+1। आई की वैल्यू अलग अलग होती है। हम लोग अगर बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की आई की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इलेक्ट्रॉन की आई की वैल्यू हम क्या असाइन करते हैं, 1/2 असाइन करते हैं। अगर यहाँ पर क्या करें, कोई मैग्नेट है जिसकी आई की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो एम आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू अगर 1/2 पुट करूंगा तो 2 × 1/2 +1, ये +1 ऐसा कैसे लिखा हुआ है, 2 से 2 अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कम्स आउट टू बी 2। तो एम आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। एम आई की वैल्यू 2 हो गई। तो ये क्या, 2 वैल्यूज क्या होगी, -1/2 और +1/2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, एम आई की 2 वैल्यू हो जाएगी, -1/2 और +1/2। हम इसी से क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तो एम आई की और भी पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, आई की पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए, है ना। आई की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 3/2 पुट करेंगे। और जैसे जैसे हम जैसे जैसे हमारा ये ड्रामा प्रोपोगेट होता जाएगा वैसे वैसे हम क्या है, आगे और स्टेब्लिशमेंट करते जाएंगे चीज़ों का, टर्मिनोलॉजी का। अभी हम क्या करते हैं, आई इक्वल टू 1/2 के लिए ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। या सिंपल शब्दों में कहूँ तो मैं 1h NMR के लिए ही अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई की वैल्यू अगर 1/2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। इस मटेरियल को अभी यहीं पर रखिए। मैं थोड़ी सी दूसरी बात करना चाहता हूँ आपसे, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेते हैं। एनएमआर तो पढ़ना ही हमको, एनएमआर तो पूरा अभी 20 लेक्चर पढ़ना है आपको, अबाउट टू। तो 20 लेक्चर में एनएमआर ख़त्म करेंगे। हम थोड़ा सा क्या है, मस्ती मजाक के मूड में हूँ मैं भी आज, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करना है, आप क्या करिए, 3 मैग्नेट ले लीजिए। ये मैंने 3 मैग्नेट ले लिए, ठीक है। 2 मैग्नेट मैंने इस तरह रख दिए।
तो क्या करा मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं एक तीसरे मैग्नेट को रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं तीसरे मैग्नेट को रखता हूँ जिसका n और s इस प्रकार से है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट विल यू ऑब्जर्व नाउ? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या हो जाएगा, ये मैग्नेट अलाइन करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को। मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करेगा, आपको अलाइन, अपने आप को अलाइन करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन करेगा तो ये इसका n क्या होगा, इस तरफ जाएगा, और s इसका क्या होगा, इस तरफ जाएगा। और फाइनली ये जो मैग्नेट है वो मैग्नेट धीरे धीरे करके कैसा हो जाएगा, ये फाइनली मैग्नेट जो धीरे धीरे करके वो इस प्रकार से अपने आप को अलाइन कर लेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक सेंट्रल मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्थिति में अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेगा, असाइन कर लेगा। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर सकता है, असाइन कर सकता है। पहली बात तो ये है। अभी दूसरी बात और करने वाला हूं मैं। दूसरी बात ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इसका n और s ऐसा होता, n इधर होता और s इधर होता? तो आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिज्म करके एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 12th में पढ़ी हुई हैं। तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मैं ये आपसे बोलूँगा नहीं हो सकता, वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, तो हम तो कर सकते हैं ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको क्या करूँगा, उठा के n को और s को अपोजिट करूँगा, तो आई हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दिस सिस्टम। तो मुझे इस सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करना पड़ेगी, सप्लाई करना पड़ेगी ना स्टूडेंट्स। तो मैं इस सिस्टम में कुछ एनर्जी सप्लाई कर दूंगा, तो हाँ, मैं ये n को इधर और s को इधर ला सकता हूँ, खुद अपने हाथ से घुमा के n और s को क्या कर सकता हूँ, मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले क्या था, ऑटोमेटिक खुद हो गया था, सिस्टम ने खुद वर्क किया था, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई थी। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में कहेंगे n और s एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए थे, तो जब भी अट्रैक्शन होता तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या तो क्या है, पहला काम ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस खुद हो गया था, तो क्या थी, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई थी। नाउ सेकंड वर्क क्या था, स्पॉन्टेनियस नहीं था, मैंने उसको अपनी एनर्जी सप्लाई करी, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट ने क्या करा, सिस्टम के अंदर एनर्जी इनपुट दी, सिस्टम में एनर्जी का इनपुट दिया, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, इन दैट केस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो एक पोजीशन ये भी है। ठीक है ना, एक पोजीशन ये भी है, इस पोजीशन में भी क्या है, ये मैग्नेट रह सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, या यूं कहूं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी क्या एक टाइनी मैग्नेट है ना, न्यूक्लियस जो है वो भी तो एक बार मैग्नेट की तरह ही कार्य करता है। अगर उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, अगर हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो भी उसके पास में क्या होगी, दो पॉसिबल डायरेक्शन होगी। या तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड में, या तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को अपोजिट दे देगा मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन आप बोलोगे सर अपोजिट तो नहीं जाएगा वो अपने आप, तो ठीक है, हम उसको अपोजिट अपने आप नहीं जाएगा, तो हम उसको अपोजिट ले जाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर देंगे। रेजोनेंस समझाना ना अभी आपको, रेजोनेंस आज का जो टॉपिक है वो रेजोनेंस ही है। तो वो रेजोनेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर कर लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, कोई सैंपल रख दिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, कोई सैंपल रख दिया, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कोई सैंपल रख दिया, 1H NMR का ही सैंपल समझ लीजिए, 1H का ही सैंपल मान लीजिए। तो उसका एक न्यूक्लियस है जो इस डायरेक्शन में अपने आप को असाइन कर चुका है। ठीक है ना, न्यूक्लियस क्या है आपका, न्यूक्लियस का n ये है और s न्यूक्लियस का ये है, और इस प्रकार से न्यूक्लियस ने अपने आप को क्या कर लिया, असाइन कर लिया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब ये न्यूक्लियस फ्री था, तब ये न्यूक्लियस किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा था, रोटेशन कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब मैंने जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, टर्म्स को आप समझते जाइएगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पर लगा दिया, तो अब ये न्यूक्लियस की मजबूरी हो गई। अब इस न्यूक्लियस की मजबूरी हो गई कि वो क्या है, एक ही पॉसिबल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। मैं जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, वो लेकिन थोड़ी बात की बात है। अभी आप ये देखिए कि जैसे क्या है, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो क्या है, यहाँ पर एक पॉसिबल डायरेक्शन फिलहाल तो ये दिख रही है कि न्यूक्लियस ऐसा अपने आप को असाइन कर ले। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझ में आती है। अब अगर हम क्या कर, इसकी एक डायरेक्शन और भी थी। ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या कर सकता था, अपने आप को फ्लिप कर सकता था और घुमा सकता था। अब हम क्या करें, यहाँ पर एनर्जी अगर सप्लाई करें,
इस न्यूक्लियस को अगर हम क्या करें, एनर्जी सप्लाई करें तो ये क्या करेगा, एनर्जी एक्वायर कर लेगा, एनर्जी एक्वायर करेगा और एनर्जी एक्वायर करके कर सकता है, वर्क कर सकता है, काम कर सकता है। और काम कौन सा करेगा, ये अपने आप के डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर लेगा, फ्लिप कर लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक पर्टिकुलर रेंज की एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अल्फा बीटा गामा रेडिएशन या बहुत माइक्रोवेव यहाँ पर क्या करते हैं, डालते नहीं है, बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर रेडियो वेव की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं। रेडियो वेव की क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, एक डिटेक्टर ले लीजिए जो आपका ट्रांसमिटेंस को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, ट्रांसमिटेंस को क्या कर लेगा, वो डिटेक्टर आपके बता देगा कि यहाँ से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी आ रही है। तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट तैयार होता है। बेसिक जो एनएमआर का जो प्रिंसिपल है वो यहीं से होके गुजरता है। ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले क्या करना है, सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना है। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर सैंपल चाहे तो रख दीजिए या बिना सैंपल रखे पहले तो रीडिंग देख लीजिए। यहाँ पर सैंपल शुरुआत में नहीं रखते हैं, हम क्या कर लेते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी डालते हैं और यहाँ पर ट्रांसमिटेंस चेक करते हैं कि क्या हमारा वर्क कर रहा है पूरा इंस्ट्रूमेंट। तो 100% ट्रांसमिटेंस आता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट वर्क कर रहा है। अब क्या करते हैं, प्रोब में सैंपल रखते हैं, सैंपल रखेंगे, जैसे ही सैंपल रखने के बाद जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे डालना, तो यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी के आपको रीडिंग्स मिलना शुरू हो जाएगी। हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। एक पर्टिकुलर एनर्जी को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ गए, क्वांटाइज्ड का मतलब ऐसा है कि एक पर्टिकुलर अगर इसको एनर्जी लगना है, 100 जूल अगर एनर्जी इसको लगना है तो 100 जूल को ही एब्जॉर्ब करेगा, 99 को भी क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, 101 को भी ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है ना, 99 जूल को भी ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एज वेल एज इट विल ट्रांसमिट व्हाट, द एनर्जी ऑफ 101 जूल। ये 100 जूल के एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ये फ्लिप कर जाएगा, एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाएगा। इसका एन इधर आ जाएगा और एस इसका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि फ्लिप कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद भी कुछ होता है। हम लोग रिलैक्सेशन इफेक्ट वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे बाद में, वो बात की घटना है। तो अभी तो आप ये देखिए कि क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो अपने आप को अलाइन कर चुका था न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस क्या करता है, रेडियो वेव की जो एनर्जी है उसको एक्वायर करता है और एक्वायर करके अपने आप को क्या करता है, फ्लिप करता है, मतलब अपनी क्या करता है, जो उसका ओरिएंटेशन है उसको क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है और एक हाई क्या करता है, एनर्जी स्टेट में क्या कर देता है, चला जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मान लीजिए एनर्जी का प्रोफाइल था, तो यहाँ पर ये एनर्जी की दो प्रोफाइल उसकी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अलाइन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो पोजीशन हो गई, -1/2 और +1/2। आई इक्वल टू क्या था, 1 था, तो एम आई इक्वल टू क्या था, 1/2 था, माइनस का और प्लस का 1/2 था। माइनस का 1/2 और प्लस 1/2 की जो एनर्जी में वो डिफरेंस है, वो देखिए एनर्जी का डिफरेंस ये है। ठीक है ना, अच्छा, जो विदाउट मैग्नेटिक फील्ड थी वो एनर्जी ये है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी कम हो जाती है, और जो रिपल्शन होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्त आपको फ्लिप मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक एनर्जी का गैप मिलेगा जो कि आगे चल के काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल अप्रोच या फिर कुछ एनालिटिकल अप्रोच के लिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक जो टर्म समझ में आती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस किसको बोलते हैं, कि जब हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, जब हमारा न्यूक्लियस क्या करता है, एक पर्टिकुलर रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है या एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद फ्लिप कर जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फ्लिप कर जाता है। तो इस घटना को, दिस हैपनिंग इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेंस। ठीक है ना, सो आई होप कि पूरी टर्म आपको क्लियर हुई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किसको कहते हैं, ये अब आपको समझ में आया कि रेजोनेंस क्या है। अब ये एक सिंपल सा क्या है, कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंटेशन का एक लेआउट है। यहीं से पूरा का पूरा क्या होगा, आपका एनएमआर आगे बढ़ेगा। हम थोड़ा सा अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा क्या आएगा, ग्राफ अगर ये क्या है, समझ लो ये एनर्जी है और ये क्या है, एब्जॉर्बेंस है। तो क्या है, एनर्जी को जब हम बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि वही 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50 जूल एनर्जी आती जाएगी, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, एब्जॉर्बेंस हो रहा है क्या, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है।
जीरो एब्जॉर्बेंस आ रहा है, जीरो एब्जॉर्बेंस सपोज से, ठीक है ना। अब क्या है कि जैसे ही क्या है पर्टिकुलर 100 जूल की एनर्जी सपोज मैंने सप्लाई करी और ये क्या हो गया, पलट गया, फ्लिप कर गया, तो क्या आएगा आपको, एब्जॉर्बेंस आएगा, वहां पर एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब क्या होगा, ये एक आपको पिक मिलेगी और फिर क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू बढ़ने लगेगी, 101, 102, मतलब 103, 104, 105 जूल जो एनर्जी है आप सप्लाई करते जाएंगे तो फिर एनर्जी की वैल्यू क्या होती है कि बढ़ती जाएगी। तो ये हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना होता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पर्टिकुलर किस रेंज की NMR, किस रेंज की रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 1H NMR की बात कर ले, सपोज कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि CH3 CHCl CHOH और सपोज CH3 है, तो यहाँ पर क्या है 1H 2H 3H 4H 4 प्रकार के क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं और 5वें प्रकार का हाइड्रोजन ये, तो 5 प्रकार के यहाँ पर हाइड्रोजन हैं। लेकिन सबसे जो बेसिक ब्यूटी है NMR की वो ये है कि चारों ऑल्दो ऑल 5 हाइड्रोजन 5 एटम्स आर हाइड्रोजन, 1H NMR ही 1H ही है यहाँ पर, मतलब 1H ही है यहाँ पर 5 प्रकार के, लेकिन इन सब 5 की जो विसिनिटी है वो क्या है, अलग अलग है। 5 का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, अलग अलग है। अलग अलग एटमॉस्फेयर होगा तो क्या करेंगे, वो अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ पर आपको पीक मिलेगा, यहाँ पर आपको पीक मिलेगा और उस पीक से आप क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा जो हाइड्रोजन है वो क्या है, मतलब उसके आसपास कितने और दूसरे हाइड्रोजन लगे हुए हैं या उसके आसपास और कितने अलग अलग प्रकार के क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है आगे चल के। यहाँ से ये समझ में आता है कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार की क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये भी एक JM का क्वेश्चन हो सकता है, आपका IIT JM में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कहीं पर क्या है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इस प्रकार के क्या है आपके ऑप्शन आ सकते हैं, तो वो दोनों ही क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन सी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो यहाँ पर क्या होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है और कुछ ना कुछ काम होता है, मतलब फ्लिपिंग होती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ काम का मतलब फ्लिपिंग। मेरी आदत होती है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स शुरुआत में आपके सामने ओपन नहीं करता हूँ, बहुत सिंपल सी डेली लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, डील करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको केमिस्ट्री के बड़ी बड़ी टर्म्स में उसको क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। तो कुछ ना कुछ काम बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, कि एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ना कुछ वर्क करेगा, मतलब फ्लिप कर जाएगा, ठीक है ना, फ्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज एब्जॉर्प्शन, तो ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, तो रेजोनेंस आपको समझ में आया, व्हेनेवर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, आवर न्यूक्लियस absorb a particular quanta of what radio frequency and get flipped in opposite direction. Okay, so this process, this phenomenon is called what, resonance. इस घटना को, इस हैपनिंग को, इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। रेजोनेंस का मतलब ही होता है दो चीज़ों की मतलब कि या तो एनर्जी या तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट इज कॉल्ड, ये फिजिक्स वाला रेजोनेंस है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में तो रेजोनेंस में हम क्या है, बेंजीन वेंजीन जैसे ही बोलते हैं रेजोनेंस, तो क्या दिमाग में आ जाता है, बेंजीन, कि वो सब अपने केकुले का और डेवार का स्ट्रक्चर दिमाग में आता है। तो दिस इज द रेजोनेंस ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का रेजोनेंस है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, सेम होती है, दो मतलब कि दो चीज़ों की। अब यहाँ की क्या फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी तो घूम रहा होगा ना, तो एक फ्रीक्वेंसी उसकी भी होगी, वो हम समझेंगे, ठीक है। और आगे चल के और हमको क्या समझना है, क्या कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे क्या, मैग्नेट को चेंज करेंगे। मे बी पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी को रख दें यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, तो क्या फ्लिपिंग हो सकती है, ये भी हम देखेंगे। और भी क्या है, काफ़ी सारा मज़ा आने वाला है। हम लोग कुछ अभी काफ़ी जैसे जैसे लेक्चर प्रोपोगेट होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे से लेक्चर सीरीज आती जाएगी, आप बहुत नए नए टर्म्स को क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया। और अगर ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, आपको ये सेकंड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर अगर आपको समझ में आता है तो आप ये समझ लीजिए कि NMR आपको आ गया, ठीक है ना। उसके बाद की जो टर्म्स है वो तो सब इसी से डेराइव होते जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर ये लेक्चर आपको आता है तो समझ लीजिए आप NMR आपको आ गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आपको अगर और भी किसी प्रकार के दूसरे टॉपिक्स को समझना है, सीखना है मेरी लैंग्वेज में, तो यू कैन राइट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियो लेक्चर्स ऑन दैट टॉपिक। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए केमिस्ट्री किसके साथ, रूपेश कुशवाहा के साथ। थैंक यू।